नमस्कार। आरो एग्जाम के लिए हिंदी की रिवीजन सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरो एग्जाम के लिए हिंदी का जो सिलेबस आपको दे रखा है उसमें हिंदी के कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 4 टॉपिक्स अब तक हमने समाप्त कर लिए हैं। हमने पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक है वो हम समाप्त कर चुके हैं। तद्भव तत्सम हमने कंप्लीट कर लिया है और रिसेंटली हमने विलोम शब्द वाला जो आपका टॉपिक है वो भी समाप्त कर लिया है। 5वां टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे विशेष्य और विशेषण के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा-सा लेंथी होगा, तो इस वजह से आज के इस क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और समझेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे और अगली क्लास में इससे जो अगली क्लास होगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें हम उन प्रमुख शब्दों के बारे में बात करेंगे, जैसे विशेष्य से विशेषण किस तरीके से बनाया जाता है। आप जानते हैं किताबों में शब्दों की भरमार दे रखी है। ये सीरीज मैंने आपके लिए इसीलिए स्टार्ट करी है, इसके थ्रू आप रिवीजन कर पाएँ। किताब आपके पास जो है वो आप पढ़ते रहें, उसका रिवीजन करते रहें और पेपर टाइम पे आप इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही प्रोवाइड कराऊँगा। और इनको तैयार करते समय मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के शब्द पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के शब्दों के पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने का काम करते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? इनको आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू वन बाय वन सबको समझेंगे। पहले एक-एक लाइन में मैं आपको इनका मतलब बता देना चाहता हूँ। तो विशेष्य कौन से शब्द होते हैं? विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे काला घोड़ा, ठीक है? तो काला, काला जो है एक विशेषता सूचक शब्द है, तो ये विशेषण हो गया। और ये काला शब्द जो है विशेषता किसकी बता रहा है? ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो घोड़ा आपका विशेष्य हो गया। तो विशेष्य का मतलब बेसिकली वो है ऐसा शब्द जिसके बारे में हम किसी विशेषता को बता रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो शब्द जो है विशेष्य कहलाता है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया का मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी काम के होने के बारे में पता चल रहा है। अब जैसे मैं बोलूं दौड़ना, दौड़ना क्रिया है। अब दौड़ा कई तरीके से जाता है, धीरे धीरे भी दौड़ा जाता है, बहुत तेज दौड़ा जाता है ना? तो मैं बोलूं धीरे दौड़ना, तो दौड़ना क्योंकि क्रिया है और दौड़ने की यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है धीरे, क्योंकि वो बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। तो धीरे जो शब्द है इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। मैं बोलूं तेज दौड़ना, दौड़ना एक क्रिया है और क्रिया कैसे हो रही है? तेज हो रही है। क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो है तेज, तो ये तेज जो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में प्रविशेषण समझते हैं। अब विशेषण हमने समझा। विशेषण बेसिकली कौन सा वर्ड होता है? जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताता है। अब अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, यानी विशेषण शब्द स्वयं में क्या है? कोई विशेषता बताने वाला शब्द है और उस विशेषता बताने वाले शब्द की भी अगर कोई विशेषता बताता है तो वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है? तो अब यहाँ से उदाहरण के द्वारा इनको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए घोड़ा क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये घोड़ा कैसा है। ठीक है? तो घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। विशेषण क्यों है? क्योंकि ये घोड़े की विशेषता बता रहा है और विशेषता जिसकी बताई जा रही है, घोड़े की बताई जा रही है, तो घोड़ा विशेष्य हो गया। ठीक है? अभी हमने ऊपर क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। क्रिया विशेषण क्या कहता है? क्रिया की विशेषता बताता है। घोड़ा काम क्या कर रहा है? साहब दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है, तो ये कैसे दौड़ रहा है? कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो तेज जो है ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण हो गया। अब तेज भी, तेज को भी अगर हम अलग-अलग जैसे परिभाषित करें, तो तेज में भी कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि इस स्पीड से दौड़ा जाएगा तभी वो तेज होगा। तो तेज भी कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, उसको भी हम तेज कहेंगे। कोई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, उसको भी हम तेज कहेंगे। कोई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, उसको भी हम तेज करेंगे, है ना? तो तेज के भी कई अलग-अलग प्रकार हो जाते हैं। तो अब इस तेज शब्द की विशेषता कैसे बताई जा रही है कि ये बहुत तेज दौड़ रहा है? तो
तेज क्योंकि अपने आप में एक विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, और इस विशेषण की भी विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? बहुत कर रहा है। तो बहुत जो हो गया वो प्रविशेषण हो गया, क्योंकि ये तेज शब्द की विशेषता बता रहा है, और तेज शब्द क्या है? अपने आप में एक विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब विशेषण के प्रकारों की तरफ चलते हैं। मेनली विशेषण को हम 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं। वैसे तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वे सभी इनके उप प्रकारों के अंतर्गत आ जाते हैं। मेनली हम देखेंगे तो हमें 4 प्रकार के विशेषण यहाँ पे दिखाई देते हैं। सर्वनामिक विशेषण, या इसको संकेतवाचक विशेषण भी आप कह सकते हैं। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा गुणवाचक विशेषण। आगे इसी वीडियो में हम इन्हीं विशेषणों के प्रकारों को विस्तार से जानेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। तो ये जो सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं, ये पुरुषवाचक भी हो सकते हैं, निजवाचक भी होते हैं। ठीक है? यहाँ पे केवल मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से विशेषण के प्रकारों को आपको बताने का प्रयास किया है। इनके बारे में विस्तार से हम उदाहरण सहित आगे की वीडियो में इसी वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है? तो सर्वनामिक विशेषणों को और थोड़ा-सा हम देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी इसकी उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं, वो 2 तरह के होते हैं। ये आपसे ऐसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। एक मौलिक विशेषण होते हैं, एक यौगिक विशेषण होते हैं। ये किसके प्रकार हैं सर? ये सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के प्रकार हैं, जिनको हम व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के तौर पे देखते हैं। अब संख्यावाचक विशेषणों की तरफ चलते हैं। अब जब संख्या की बात होगी तो संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है ना? तो ये निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के रूप में इनको हम विभाजित कर सकते हैं। अब निश्चित संख्या की तरफ भी हम जाएँगे तो निश्चित संख्या में कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो हमें गणना के बारे में बताए। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ये गणना के बारे में हमको बता रहा है। ऐसी संख्या हो सकती है जो हमें किसी ऑर्डर के बारे में बताए, हमें किसी क्रम के बारे में बताए। क्रम के बारे में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, ये क्रम बता रहा है ना? आवृत्ति के बारे में भी संख्या जो है हमको बता सकती है। आवृत्ति मतलब किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ 2 गुनी है, चौगुनी है, 5 गुनी है, 10 गुनी है ना? तो ये फ्रीक्वेंसी को बताएगा, आवृत्ति को बताएगा, तो ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। और क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा है, गणना करेंगे तब भी हम गिनती बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ तो बोलेंगे। क्रम बताएँगे हम, तो क्रम में भी हम अनिश्चित तौर पे उसको नहीं ले सकते हैं। क्रम भी बताएँगे तो हम उस क्रम के तौर पर किसी संख्या को प्रदर्शित करेंगे। पहला, दूसरा, 100वाँ, 20वाँ, 10वाँ। तो यहाँ पे भी जब पार्टिकुलर एक संख्या की बात होगी तो ये निश्चित चीज़ है, क्योंकि हमको एक निश्चित सर्टेन चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। आवृत्ति के बारे में बात करेंगे। आवृत्ति के बारे में 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, है ना? तो यहाँ पे भी हम एक निश्चित संख्या की बात करेंगे, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। समुदायवाचक विशेषक हो गया और प्रत्येक बोधक विशेषक हो गया। ठीक है? तो ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक में जो आपने सबसे पहला देखा गणनावाचक, यानी जहाँ पे गिनती की बात होती है, तो वहाँ पर 2 तरीके की गिनतियाँ हो सकती हैं। गिनतियाँ पूर्णांक भी हो सकती हैं, अपूर्णांक भी हो सकती हैं। पूर्णांक मतलब पूरा नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अपूर्णांक मतलब आधा, पौना, सवा, ठीक है? ये भी अपूर्णांक हो जाएगा। तो ये पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक के रूप में हम गणनावाचक को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है? तो ये संख्यावाचक आपका सर्वनाम था। इसके बाद में देखें परिमाणवाचक विशेषण, तो इसको भी 2 भागों में बाँटा जा सकता है। परिमाण निश्चित भी हो सकता है, परिमाण अनिश्चित भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। और गुणवाचक विशेषण, तो मेनली ये 4 विशेषण हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। ठीक है? अब इसी को हम यहाँ पे उदाहरणों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण देखते हैं। सर्वनाम का विशेषण की तरह जब यूज़ होता है, ठीक है? सर्वनाम का यूज जब विशेषण के तौर पे हो तो उसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। और इसकी एक प्रमुख पहचान ये होती है कि कोई भी जब वाक्य दे रखा होगा तो उसमें अगर सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो वो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होगा। ठीक है? ये इंडिकेट दरअसल करने का काम करेगा, क्योंकि सर्वनामिक विशेषण के बगल में हमने लिखा है संकेतवाचक विशेषण। ये इंडिकेट करेगा किसी चीज को। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाक्य लिखा हुआ है, यह भवन आलीशान है। तो इसमें से पहले यह को हटा दीजिए, आप सिर्फ इतना पढ़िए, भवन आलीशान है। ठीक है?
भवन आलीशान है, अभी आपको भवन की लोकेशन के बारे में नहीं पता है, ठीक है? कि भवन कहाँ पे है या कौन-सा भवन है, आपको सिर्फ़ इतना पता है भवन आलीशान है, ठीक है? और भवन क्या है? संज्ञा है, संज्ञा आप सभी परिचित हैं, जानते हैं। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी गुण का नाम, वो सभी क्या हो जाता है आपका संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है? स्थान का नाम है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो भवन संज्ञा हो गया और भवन को इंडिकेट करने का काम कौन-सा शब्द कर रहा है? यह। तो अब इस पूरे वाक्य को पढ़िए आप, यह भवन आलीशान है। तो आप किसी भी चीज़ की तरफ उँगली करके ये बोलेंगे, इंडिकेट करके बोलेंगे कि ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ आलीशान है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो आप जो शब्द यूज़ कर रहे हैं उस संज्ञा से पहले उसके द्वारा आप संकेत करने का काम कर रहे हैं। आप किसी को बताएँगे कि इस भवन के बारे में हम बात कर रहे हैं या उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है? तो यही संकेतवाचक सर्वनाम है, यही सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि यह का प्रयोग, यह अपने आप में कोई विशेषण नहीं है। जैसे आप केवल यह शब्द को देखें, तो ये किसी चीज़ की विशेषता या इसमें कोई विशेष गुण आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये संज्ञा से पहले लग रहा है, तो ये उस भवन के बारे में आपको इंगित कर रहा है, उस भवन की ओर आपको संकेत करने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पे एक विशेषण का गुण रखेगा, ठीक है? तो वे शब्द जो सर्वनाम हैं लेकिन विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं और ये जनरली संज्ञा से पहले वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है? अब इसमें देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है? पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे, ठीक है? इसमें मैं, आप, तू, तुम, यह, वह ये सभी शब्द आ जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनामों के अंतर्गत। अब इसके भी अलग-अलग भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, ये भेद भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न आपके लिए बन सकता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है? उत्तम पुरुष को जनरली हम कैसे परिभाषित करेंगे? उत्तम पुरुष वो है जो बोलता है, वक्ता, ठीक है? मध्यम पुरुष वो है जो सुनता है, श्रोता और अन्य पुरुष वो होता है जो वक्ता और श्रोता के अलावा दूसरा होता है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं अपने लिए मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं शब्द जो है, वो उत्तम पुरुष है। आप सुन रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो आप श्रोता हैं, यानी आप मध्यम पुरुष हैं। तो मैं आपके लिए कोई शब्द यूज़ करूँगा, या तो मैं आपसे आप कह के बात करूँगा, या मैं आपसे तू कह के बात करूँगा। वैसे तू गलत शब्द है, थोड़ा-सा अपमानजनक शब्द है, तो मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तू शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए मैं आप ये शब्द प्रयुक्त कर रहा हूँ, तो आप श्रोता हैं। श्रोता हमेशा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, वह, इसे, उन्हें, इसका, उसका, यह, वह, ठीक है? ये सारी जो शब्द हैं, ये अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब दूसरा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज यानी सेल्फ, ठीक है? नाम से सुनिए, निज यानी सेल्फ, लेखक या वक्ता द्वारा सेल्फ के लिए यानी स्वयं के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है, उसको निजवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, तो मैं अपने आप यहाँ पर जब यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ। तो खुद को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम, ठीक है? तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आप शब्द जो है, ठीक है? यदि ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो, तो ये पुरुषवाचक उसके अंतर्गत आएगा और यदि स्वयं कार्य न करके अपने बारे में अगर संकेत करता है, तो ये निजवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा निजवाचक विशेषण की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा आप शब्द यूज़ हुआ है, आप खुद के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप अगर स्वयं के लिए यूज़ हो, तो ये निजवाचक के अंतर्गत आ जाएगा और आप अगर कर्ता, मुख्य कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो, तो ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है? उदाहरण देखते हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? तो ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? यह लाइट आपने जलाई है। आपने यहाँ पे जो शब्द यूज़ हुआ है, ये यह बताने का प्रयास कर रहा है कि काम खुद किया गया है ना?
तो ये निजवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो, और गुण कई तरीके के हो सकते हैं। गुण कालबोधक हो सकता है, गुण स्थान बोधक हो सकता है, गुण आकार बोधक हो सकता है, रंग बोधक हो सकता है, दशा से जुड़ा हुआ हो सकता है, गुण से जुड़ा हुआ हो सकता है और दिशा से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन चीज़ों को समझते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन से हैं? जब जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताएं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं। ठीक है, तो काल बोधक, काल का मतलब है समय। तो कोई भी चीज कितनी पुरानी है, कितनी नई है, मौसम के अनुसार है, क्षणिक है। क्षणिक का मतलब क्या होता है? बहुत कम समय के लिए। प्राचीन है, पुरानी है, भूत है। भूत शब्द भी जो है गुजरे हुए समय के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान शब्द है, वर्तमान जो इसमें यूज हो रहा है, यानी चीज का संबंध आज से है, प्रेजेंट से है, वर्तमान से है। तो ये काल के बारे में, एक टाइम पीरियड के बारे में बता रही है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी शब्द आएंगे वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी अगर इसको हम स्पेसिफाई करें तो ये कालबोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही स्थान बोधक आता है। कोई भी चीज भीतरी है, बाहरी है, सतही है, भारतीय है, क्षेत्रीय है, देशीय है। ठीक है, जैसे भारतीय भाषा, तो भाषा एक संज्ञा हो गई। और भाषा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? भारतीय, क्योंकि वो ये बता रहा है कि जो भाषा है कैसी है? भारतीय है। तो ये विशेषण तो है, गुणवाचक विशेषण भी है, लेकिन गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी इसको अगर हम वर्गीकृत करें तो ये स्थान बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आकार बोधक, तो यहाँ पे साइज की बात होगी। कोई भी चीज लंबी है, चौकोर है, बेलनाकार है, सुडौल है, गोल है, तो ये आकार के बारे में बात होगी। रंग, रंग में कोई समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। लाल, पीला, धुंधला, फीका जैसा भी हो वो रंग के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी चीज लाल है, पीली है, धुंधली है, फीकी है। मैं यहाँ पर सिर्फ शब्दों की बात कर रहा हूँ। वाक्य बार बार प्रयोग करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा पर्पज हमेशा ये रहता है कि कम से कम समय आपका लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और बढ़िया कंटेंट आपको दिया जाए। तो मैं हर शब्द का अगर वाक्य प्रयोग करूंगा तो चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ से आप ये समझ के चलें कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। और विशेषण क्या होता है ये हम पहले सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो जब भी आपको चीज़ों को और ठीक तरीके से समझना हो तो आप इस तरीके से मान लें कि जब भी मैं रंग बोधक की बात कर रहा हूं तो ये जो रंगों के नाम है ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए आपको किसी न किसी वाक्य में नजर आएंगे। ठीक है, लाल कमीज हो गया, है ना? लाल कमीज हो गया तो कमीज संज्ञा हो गई, किसी वस्तु का नाम हो गया। और कमीज की विशेषता कौन बता रहा है? लाल शब्द बता रहा है। तो ये रंग बोधक विशेषण हो गया गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, दशा बोधक, दशा मतलब किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की कंडीशन। ठीक है, कैसी कंडीशन में है? स्वस्थ है, दुबला है, मोटा है, गाढ़ा है, सूखा है, गरीब है, अमीर है, पालतू है, ये है दशा। गुण, गुणबोधक भी इसको गुणबोधक में, क्योंकि हम गुणबोधक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें गुणों के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम ये गुणबोधक जो हमने लिखा है इसको हम किसकी तरफ ले जाएंगे? जो मानवीय गुण होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ ले जाएंगे। तो मानवीय गुणों में भला, बुरा, झूठा, दुष्ट, सीधा, शांत, दयालु, ये मानव से रिलेटेड है ना? तो ये गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। दिशा, दिशा डायरेक्शन, पूरब में है, पश्चिम में है, निचला है, ऊपरी है, मध्य में है, दक्षिणी है, तो ये सभी दिशाबोधक विशेषण हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। जाहिर सी बात है, संख्या आ रही है तो ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब संख्यावाचक में भी हमने कई प्रकार के विशेषणों के बारे में अभी पढ़ा है, समझा है। तो यहाँ पर सभी के मैंने प्रकार रखने का प्रयास किया है। जैसे मैंने बोला 5 पुस्तकें, ठीक है, संख्यावाचक में मेनली हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था। एक निश्चित संख्यावाचक था, एक अनिश्चित संख्यावाचक था। तो हम जो उप प्रकार देखते हैं वो निश्चित संख्यावाचक के प्रकार देखते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक में हम देखेंगे जैसे 5 पुस्तकें हैं, ठीक है, 5 पुस्तकें हैं तो पुस्तकों की संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि पुस्तकें 5 हैं, न 6 हैं, न 7 हैं, न 20 हैं, 5 पुस्तकें हैं, हमको कन्फर्म पता चल रहा है। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर आपका ध्यान ले जा रहा है। कुछ सेब, अब सेबों की एक संख्या है, सेबों को हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण में जनरली वे सारी चीजें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं।
और परिमाणवाचक विशेषण में जनरली वे सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इनको आप गिन पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो इनका परिमाण होता है और जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं, उसको हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है? जैसे परिमाण वाले में आगे आएँगे, वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर करेंगे चीज़ों को। तो संख्यावाचक में हमने 5 पुस्तकें देखा, तो 5 जो है एक निश्चित नंबर है, एक निश्चित संख्या है, जो पुस्तकों की संख्या बता रही है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कुछ सेब, तो सेब गिनती में होंगे, सेब गणनीय है, काउंटेबल है, सेबों को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चल पा रहा कि कितने सेब हैं। अब कुछ सेब में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, मतलब अनिश्चितता, ठीक है? तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। पहला व्यक्ति, दूसरा आदमी, इस तरीके से वाक्य प्रयोग इनका करें, तो पहला, दूसरा, चौथा, 5वाँ, 10वाँ, इस तरीके से अगर चीज़ें आएँ, तो वो क्रम को बता रही हैं, ऑर्डर को बता रही हैं, तो ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएँगी। आवृत्ति में किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बताई जाती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना? तो ये आवृत्तिवाचक हो जाता है। समुदाय मतलब समूह, दर्जन, दर्जन जब हमने शब्द यूज़ कर दिया, तो उसमें सीधे से आपको दिमाग में आएगा कि 12 चीज़ें हैं। 1 दर्जन केलों की बात करूँगा, तो समझ में आएगा कि हम 12 केलों की बात कर रहे हैं। 1 दर्जन पेंसिल्स की बात होगी, तो हम यहाँ पे समझ जाएँगे हम कि किसकी बात हो रही है। 12 पेंसिल्स की बात हो रही है। मैंने बोला चारों, तो चारों का मतलब है 4 व्यक्ति, 4 वस्तु या 4 कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये जो विशेषण होंगे, ये समुदायवाचक विशेषण होंगे। प्रत्येक बोधक, जब ग्रुपिंग की जाए चीज़ों की, हर एक व्यक्ति को एक-एक गुलाब जामुन दे दो, ठीक है? तो यहाँ पर ग्रुपिंग हो गई, हर व्यक्ति को देना है, एक-एक गुलाब जामुन देना है, तो हर एक जो शब्द है वो प्रत्येक बोधक आ जाएगा। प्रत्येक शब्द तो अपने आप में ही प्रत्येक बोधक है। अब मैं यहीं पर ये बोल दूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 गुलाब जामुन दे दो, यहाँ पर भी ग्रुपिंग हो रही है। यहाँ पर भी हम एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं, चाहे हम 100 दे रहे हैं, चाहे 50 दे रहे हैं, वो बात अलग बात है। लेकिन दे रहे हैं हम प्रत्येक व्यक्ति को, तो प्रत्येक बोधक शब्द के अंतर्गत आ जाएँगे ये सारे। 1, 3, 5, 8 ये कैसी हैं? पूर्ण संख्याएँ हैं, ठीक है? तो पूर्ण संख्या जिसमें भी यूज़ होगी वो पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा और जहाँ पर भी अपूर्ण संख्याओं की बात होगी, जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, 5.5 हो गया, 1.5 हो गया, सवा हो गया, पौना हो गया, है ना? तो ये जो है अपूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे शब्द जब भी आएँगे, तब हमने अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण दरअसल हम परिमाणवाचक विशेषण की जब भी बात करते हैं तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। यानी यहाँ पर हम माप का बात करेंगे, तौल का बात करेंगे, गणना की बात नहीं करेंगे, गिनती की बात नहीं करेंगे। ठीक है? तो संज्ञा या सर्वनाम की कोई भी माप है, ठीक है? या संज्ञा या सर्वनाम को तोला जा रहा है, तौलने की बात हो रही है, तो वहाँ पर परिमाण से संबंधित चीज़ें हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो परिमाण निश्चित भी हो सकता है, परिमाण अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित परिमाण जैसे आप गए, चीनी आप गिन के नहीं लेते हो, जैसे आप मार्केट जाओगे तो ये नहीं बोलोगे आप कि 2 चीनी दे दो, 5 चीनी दे दो या 10 चीनी दे दो। आप वहाँ पर एक माप बताएँगे कि हमको 1 केजी चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए। ऐसे ही आप दूध लेंगे, तो दूध के बारे में भी आप ये नहीं बोलेंगे 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए, इस तरीके से। तो आप माप के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल कैसी हैं, निश्चित हैं। मैंने बोला 5 किलो दूध, 5 किलो दूध बिल्कुल निश्चित नंबर है, तो 5 किलो दूध किसी से माँगेंगे, तो 5 किलो ही मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि 1 किलो मिल जाए। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल निश्चित हैं। अब अनिश्चित मैं बोलूँ, तो मैं ये बोल दूँगा थोड़ा दूध ले आओ, है ना? या फिर मैं पानी की बोलूँगा, पानी का अगर किसी से बोलना है मेरे को तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 गिलास पानी मुझे दे दो, है ना? तो वहाँ पर एक निश्चित चीज़ हो गई। अगर मैं बोलूँ थोड़ा-सा पानी ले आओ तो वहाँ पर चीज़ें निश्चित नहीं हैं। तो जो संख्यावाचक में आपने देखा निश्चित और अनिश्चित का जो भी कहानी है, वही निश्चित-अनिश्चित की कहानी यहाँ पे है। सिर्फ़ आपको याद रखना है जो चीज़ें गणना जिनकी की जा सकती है, उनको हम संख्यावाचक में रखेंगे। जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को हम परिमाणवाचक के अंतर्गत रखेंगे। अब धन है, जहाँ पर भी धन शब्द का प्रयोग होगा, तो धन कुछ भी हो सकता है। धन सोना भी हो सकता है, धन चाँदी भी हो सकता है, धन पैसा भी हो सकता है और धन को आप गिन नहीं सकते, ठीक है? तो अब धन आप ये मत बोलिएगा कि पैसा भी धन है, पैसे को तो गिन सकते हैं, है ना? यहाँ पर शब्दों के आधार पर जो भावार्थ निकल रहा है, उसके आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे। तो बहुत धन अगर आपसे कह दिया जाए, तो आप समझ ही नहीं पाएँगे कि किसकी बात हो रही है।
थोड़ी सब्जी, तो आप पता ही नहीं लगा पाएँगे थोड़ी सब्जी का मतलब क्या है। अब थोड़ा तो कुछ भी थोड़ा हो सकता है, 1 चम्मच, 1 चमचा, ठीक है? हर व्यक्ति के लिए थोड़ा का जो मेज़रमेंट है, वो अलग-अलग होगा। तो यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं? परिमाण में अनिश्चित हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हैं और निश्चित परिमाणवाचक आप समझ चुके हैं, ठीक है? आगे देखते हैं क्रिया विशेषण। ये हमने विशेषण के बारे में यहाँ तक पढ़ा। अब यहाँ से हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के बारे में जो परिभाषा है उसको हम पहले समझ चुके हैं। जिन शब्दों से क्रिया या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जा रही होती है, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कुछ शब्द हैं जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे-धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, यहाँ, ठीक है, तक और जल्दी, अभी, बहुत, ये सभी क्रिया विशेषण हैं। उदाहरणों की सहायता से इसको समझिए। घोड़ा धीरे-धीरे दौड़ता है, ठीक है? दौड़ना क्रिया है और क्रिया कैसे हो रही है? धीरे-धीरे हो रही है, तो क्रिया विशेषण धीरे-धीरे हो गया। मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो काम कौन-सा हो रहा है? जाया जा रहा है और कब-कब जाया जा रहा है? प्रतिदिन जाया जा रहा है, तो क्रिया विशेषण प्रतिदिन हो गया। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, तो रमेश काम कौन-सा कर रहा है सर? पढ़ रहा है और पढ़ कैसे रहा है? प्रतिदिन रहा है, डेली पढ़ रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया आपका? प्रतिदिन हो गया। क्रिया विशेषण के प्रकार अर्थ के अनुसार देखेंगे। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। वन बाय वन चारों को यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी यहाँ पे किसी भी काल की बात होगी, ठीक है? किसी भी टाइम पीरियड की बात होगी। तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बोध कराते हैं। काल यानी समय, ठीक है? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने के टाइम के बारे में हमको इंडिकेट करते हैं, वो सभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो कोई भी काम, जैसे मैं आजकल आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। आजकल जो है, ये एक टाइम के बारे में आपको बता रहा है कि अभी रिसेंटली वो चीज़ें चल रही हैं। अभी हो गया, तुरंत हो गया। इसी तरीके से आप अपने आप स्वयं वाक्य प्रयोग करके चीज़ों के बारे में यहाँ पर आइडिया ले सकते हैं। तो तुरंत हो गया, रात भर हो गया, दिन भर हो गया, हर बार हो गया, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी-घड़ी, हैं? तत्पश्चात, तदनंतर, कल, फिर भी, प्रतिदिन, दिन भर, ये सभी शब्द क्या बताएँगे आपको? क्रिया के होने का समय बताएँगे। कोई भी काम दिन भर हो रहा है, ठीक है? या फिर सूर्य हमेशा निकलता है, तो सूर्य निकलना या उदय होना क्रिया हो गई। और ये क्रिया कैसे हो रही है? हमेशा हो रही है, शाश्वत है, बिल्कुल लगातार होती चली आ रही है। तो ये काल के बारे में या किसी टाइम पीरियड के बारे में आपको बता रहा है। आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे हम। मैं वहाँ कभी-कभी जाता हूँ। काम क्या हो रहा है? क्रिया देखिए सबसे पहले, क्रिया है जाना और जाने की प्रक्रिया है कभी-कभी, यानी एक निश्चित टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। परसों बरसात होगी, बरसात होना क्रिया हो गया, ठीक है? और वो कब होगी? परसों होगी, ठीक है? तो एक टाइम के बारे में बता दिया। वह प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो गई। वो पढ़ता कैसे है? डेली पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये इसका क्रिया विशेषण हो गया। तो ये सारे जो क्रिया विशेषण है, ये कालवाचक हैं। अब स्थानवाचक, कोई भी क्रिया कहाँ पे हो रही है? कोई भी क्रिया कहाँ पे हो रही है, यानी क्रिया के होने के स्थान के बारे में अगर हमें कोई चीज़ जानकारी दे रही है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है? जैसे शब्द देखेंगे यहाँ पे हम, जहाँ पर, यहाँ, भीतर, बाहर, इधर-उधर, दाएँ-बाएँ, कहाँ, किधर, जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, उस ओर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, ये सभी किसी भी क्रिया के होने के स्थान को इंडिकेट करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखें, जैसे इधर-उधर मत देखो, क्रिया हो रही है देखने की, ठीक है? और स्थान क्या है? इधर-उधर। हम छत पर सोते हैं, काम हो रहा है सोने का और कहाँ पर? छत पर। तो छत क्या हो गया? स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तुम अपने दाहिनी ओर कूद जाओ। कूदना क्रिया है और क्रिया कहाँ पे हो रही है? दाहिनी ओर हो रही है। तो ये क्रिया जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही आप दिशावाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को भी समझ सकते हैं। दिशावाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर क्रिया होने की दिशा बताई जाए। घर की ओर जाओ, जाने की बात हो रही है
और किधर जाने की बात हो रही है, घर की ओर, तो एक दिशा की बात हो रही है। दिशावाचक क्रिया विशेषण में सावधानी बरतने की इस स्थान पे थोड़ी-सी आवश्यकता है। जब दिशावाचक क्रिया विशेषण की बात होगी, तो दिशाओं का नाम आना ज़रूरी नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये आना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ घर की ओर जाओ, तो आपको पता है आपके घर की दिशा कौन-सी है। मैं आपसे बोलूँ स्कूल की ओर जाओ, तो आपको पता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो जहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उस दिशा का नाम भी आपको साथ में देखने को मिले, तभी दिशावाचक क्रिया विशेषण हो, ये मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है? तो घर की ओर जाओ, तो मैंने आपसे बोल दिया कि आपको घर की ओर जाना है, तो आपको एक विशेष दिशा की ओर जाना है। जब आपको घर की ओर जाने को बोला जाएगा, तो आप किसी अन्य दिशा में नहीं जाएँगे। आप सीधे उस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे, जिस दिशा में आपका घर पड़ता है। ठीक है? मेरी ओर देखो, लुक एट मी, तो यहाँ पर देखने की क्रिया हो रही है और देखने की क्रिया को एक दिशा के द्वारा बताया जा रहा है। जब मैं किसी से बोलूँगा कि मेरी ओर देखो, तो वो मेरी ओर ही देखेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी चीज़ की ओर देखने लग जाए, है ना? तो यहाँ पर दिशा का मतलब ये है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की तरफ चलते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण की बात पता चलती है, मात्रा की पता चलती है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये सभी शब्द जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। उदाहरण देखते हैं, वह कम बोलता है। बोलने की क्रिया है, कितना बोलता है, कम बोलता है, तो कम जो है बोलने का परिमाण है, ठीक है? बोला कितना जा रहा है, कम बोला जा रहा है, तो ये परिमाण को बता रहा है, बोलने के परिमाण को बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है? उतना बोलो जितना ज़रूरी हो, ठीक है? अब यहाँ पे भी बोलने की बात हो रही है, तो कितना बोलना है, उतना बोलना है। कितना बोलना है, जितना ज़रूरी है, उतना बोलना है, ठीक है? तो ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को भी अलग-अलग प्रकार में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। परिमाण अधिक भी हो सकता है, परिमाण न्यून भी हो सकता है। पर्याण जो परिमाण है, वो पर्याप्त वाचक या पर्याप्त का बोध या पर्याप्त की मात्रा को बताने वाला भी हो सकता है। तुलनावाचक परिमाण हो सकता है और श्रेणीवाचक परिमाण हो सकता है। ठीक है? तो जैसे-जैसे इसमें बहुत ज़्यादा आपको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इन शब्दों को देखेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। अगर इन शब्दों का अर्थ भी समझ लेंगे, अधिकता बोधक मतलब अधिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, तो ये शब्द सारे अधिकता को प्रदर्शित करने वाले हैं। न्यूनता यानी अल्पता यानी कम के बारे में बात होगी, तो कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित, ये सभी न्यूनता का बोध कर रहे हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है? पर्याप्तिवाचक केवल, बस, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो बस मेरा पेट भर चुका है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे अंदर खाना पर्याप्त जा चुका है। ठीक है? केवल 2 कप पानी की आवश्यकता है, इस तरीके से मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर निश्चित कर दिया मैंने कि मुझे केवल 2 ही कप पानी की आवश्यकता है, 2 ही कप या 2 गिलास पानी की आवश्यकता है, तो ये पर्याप्तता का बोध करने वाला शब्द है। ठीक है? ऐसे ही तुलना की बात करेंगे, तो हम अधिक, कम, अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, इतना हो सकता है, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, है ना? तो ये तुलनावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएँगे। और श्रेणीवाचक में क्या होगा? श्रेणीवाचक में 2 शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं, थोड़ा-थोड़ा, कम-कम, बारी-बारी, क्रम-क्रम से, ठीक है? तिल-तिल, एक-एक करके या यथाक्रम, ये सभी शब्द जो है एक श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं, तो ये श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि कोई भी काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसके होने का तरीका क्या है। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो शब्द किसी क्रिया के होने की विधि के बारे में बात करते हैं, क्रिया के तरीके के बारे में बात करते हैं, बोध कराते हैं, वे सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम फटाफट खाता है, तो कैसे खाता है? फटाफट खाता है। ठीक है? तो फटाफट क्या हो गया? रीतिवाचक। कोई भी काम किस तरीके से किया जा रहा है, काम को करने का तरीका क्या है, वही रीतिवाचक विशेषण है। चीता तेज दौड़ता है, तो ये भी रीतिवाचक विशेषण में आ जाएगा। हरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ता है। हरेंद्र क्या काम कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, और कैसे पढ़ रहा है? ध्यानपूर्वक। तो ये पढ़ाई करने का क्या है? विधि है, ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है? पढ़ाई करने की रीति है, पढ़ाई करने का तरीका है ध्यानपूर्वक। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करें कि ये काम होना ही होना है, या ये बात जो की जा रही है, ये बिल्कुल कह सकते हैं सर्टेन है
है ना? तो उसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जैसे अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूर, अलबत्ता। ये शब्द जितने भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सभी शब्द निश्चयवाचक क्रिया विशेषण को प्रदर्शित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें, वे वहां अवश्य जाएंगे। क्रिया क्या है? जाना, और जाने के बारे में ये बोला जा रहा है कि अवश्य वहां पे जाना है। तो यहाँ पर क्या है? एक निश्चितता के बारे में बात हो रही है, निश्चय संबंधी विशेषता है कि वहां पर ये बिल्कुल कन्फर्म है कि वो जाएगा ही जाएगा, है ना? तो अवश्य जो हो गया वो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अनिश्चयवाचक में जहां पर अनिश्चितता हो, संदेह हो काम होने का, तो मुमकिन है या शायद शब्द जब भी हम लगाते हैं, जब भी हम बातचीत करते हैं, शायद शब्द का इस्तेमाल लगाते हैं जब कोई भी चीज निश्चित नहीं हो। शायद कल बरसात हो सकती है, तो आपको पता नहीं है कि कल बरसात होगी या नहीं होगी, यहाँ पर एक सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है, अनिश्चितता का बोध इस चीज से हो रहा है। कदाचित शब्द हो गया, संभवतः, अक्सर, बहुत कर, यथासंभव, ये सारे शब्द जो हैं ये अनिश्चितता को बोध करा रहे हैं। क्रिया की होने की जो एक तरह से कह सकते हैं, क्रिया के होने का जो प्रकार है वो कैसा है? अनिश्चित है। कोई काम हो सकता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे गुण या ऐसे भाव का बोध जिन शब्दों के द्वारा कराया जाता है, उनको हम अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निषेधवाचक क्रिया विशेषण, निषेध की बात जब आती है तो निषेध शब्द यह बताता है किसी भी चीज को करने से रोकना, उस चीज पर कहीं न कहीं निषेध का मतलब है मनाही, किसी भी चीज को काम करने के लिए मनाही। तो जब क्रिया के करने या होने का निषेध प्रकट करे, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने का जो है एक मनाही की जाए, नकारात्मक अर्थ में इस चीज को आप लेंगे तो वो निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है? जैसे न, ना, मत, नहीं, ये सभी चीज निषेध को प्रदर्शित करते हैं। धूम्रपान मत करो, यानी धूम्रपान को करने से रोकने की बात हो रही है ना? निषेध की बात हो रही है। तो मत जो हो गया वो निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो पैसे देने की बात हो रही है, लेकिन वहां पर एक कह सकते हैं निषेधात्मक शब्द नजर आ रहा है, नहीं देना। तो पैसे न देने की बात हो रही है, पैसे देने से मना करने की बात हो रही है। तो ये जो है निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने या करने का कारण बताएं। ठीक है? क्रिया कोई भी हो रही है और उस क्रिया के होने के पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, तो वो कारणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्योंकि, उद्देश्य से, अतः, कारण, अतएव, इसलिए, चूंकि, किस लिए, क्यों, ये शब्द जो है जिस वाक्य में यूज होते हैं वहां पर कारणवाचक क्रिया विशेषण होता है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, मेरे स्कूल ना जाने के पीछे का कारण बताया। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं और इसके पीछे का कारण क्या है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करने का काम किसने किया? क्योंकि शब्द ने किया। तो जो क्योंकि शब्द है ये कारण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, रीजन को बता रहा है, तो ये कारणवाचक क्रिया विशेषण है। उसने ज्यादा खाना खा लिया इसलिए वह सो गया, तो उसके सोने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उसने ज्यादा ज्यादा खाना खा लिया था। और इसलिए शब्द जो है इन दोनों क्रियाओं को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है? बीमारी के कारण उसने खेल में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है? तो कारण क्या था? बीमारी। ठीक है? बीमारी, और बीमारी के कारण जो खेल में पार्टिसिपेट करना चाहता था वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कारण के द्वारा हो रहा है, डायरेक्ट कारण दे रखा है। खेल में हिस्सा न लेने के पीछे का जो रीजन है वो बीमारी है, और बीमारी और दूसरे वाले काम को कनेक्ट करने का काम कर रहा है कारण। तो कारण शब्द जो हो गया वो क्या हो गया? कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है? अब यहां से हम देखेंगे विशेष्य एवं विशेषणों के संबंध। तो विशेषण का प्रयोग वाक्य में जब भी किया जाता है तो आपके लिए ध्यान देने की बात यह है कि विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद भी किया जा सकता है और विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है। ठीक है? अतः प्रयोग करने के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। ठीक है? विशेषण के प्रयोग के आधार पर एक होता है आपका विशेष्य विशेषण और दूसरा हो जाता है आपका विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर क्या है? विशेष्य विशेषण की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो विशेषण शब्द है वो विशेष्य से पहले आता है,
यानी जिस चीज़ की विशेषता बताई जाएगी वो बाद में आएगा और जो विशेषता है वो पहले आ जाएगी। ठीक है? वह गरीब लड़का है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है और लड़के की विशेषता क्या है कि वो गरीब है। तो जो विशेषण शब्द है वो विशेष्य से पहले आया है। ठीक है? ये विशेष्य विशेषण कहलाएगा। विधेय विशेषण में क्या होगा? जो विशेषता बताने वाला शब्द होगा यानी जो विशेषण होगा वो विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होगा। यानी जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है वो पहले लिखी होगी और जो विशेषता बताई जा रही है वो पीछे लगी होगी। ठीक है? जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो काला शब्द जो है वो विशेषण है और काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की विशेषता बता रहा है। कुत्ता यहाँ पे क्या है? विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुत्ता जो शब्द है यानी जो विशेष्य शब्द है वो पहले आया और विशेषण शब्द बाद में आया। यही अंतर है विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण में। दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रयोग के आधार पर, यहाँ पर हम इस लाइन को थोड़ा-सा हाइलाइट कर रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर विशेष्य विशेषण संबंध हम देख रहे हैं, तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद 2 होंगे, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है? विशेषण की रचना के बारे में बात करते हैं और क्योंकि प्रमुख चीज आपके अध्याय से जुड़ी हुई यही है और इसी का प्रयोग सर्वाधिक जो है आपको पेपर में करना पड़ेगा। आपको ज्यादातर जो प्रश्न देखने को मिलेंगे इस अध्याय से वो इस पर आधारित होंगे कि विशेष्य कोई शब्द दे रखा होगा और उससे बनने वाला विशेषण आपसे पूछेगा। तो विशेषण की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, भाववाचक संज्ञा से और क्रिया से। इन 5 तरीकों से हम विशेषण बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, उससे हम देखेंगे तो गांधीवाद। गांधीवाद का मतलब है गांधी की जो भी एक तरीके से कह सकते हैं विचारधारा। गांधीवाद मतलब गांधी से जुड़े हुए जो भी विचार हैं वो। अब ये गांधीवाद जो है, इससे अगर हम विशेषण बनाएंगे तो गांधीवादी हो जाएगा। मुरादाबाद एक स्थान का नाम है, ठीक है? मुरादाबाद क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नाम दिया होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो वो स्थान का नाम भी हो सकता है, ठीक है? किसी वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे स्थान का नाम दे रखा है मुरादाबाद और मुरादाबाद से जुड़ी हुई किसी चीज़ के लिए हम क्या विशेष शब्द यूज़ करेंगे? मुरादाबादी, ठीक है? जैसे हाथरस हो गया, हाथरस ये स्थान का नाम है और हाथरस से अगर हम विशेषण बनाएँगे तो वो हाथरस ही हो जाएगा। जैसे काका हाथरसी का नाम आपने सुना होगा, एक अच्छे हास्य कवि थे, है ना? तो क्योंकि वे हाथरस से संबंधित थे तो इसलिए उनको हाथरसी कहा जाता था। तो हाथरसी शब्द जब भी यूज़ होगा तो वो यह बताने का प्रयास करेगा कि यह वस्तु जो है ये हाथरस से संबंध रखती है या हाथरस से जुड़ी हुई है ना? तो इस तरीके से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा ग्राम, तो ग्राम से हो जाएगा ग्रामीण, शिक्षक से हो जाएगा शिक्षकीय और घर से हो जाएगा घरेलू और परिवार से पारिवारिक। सर्वनाम से जैसे जो शब्द है ये सर्वनाम है, इसका विशेषण हो जाएगा जैसे, वह शब्द ये भी सर्वनाम है, वह से विशेषण हो जाएगा वैसा और यह शब्द ये भी सर्वनाम है, यह का विशेषण हो जाएगा ऐसा। भाववाचक अनुराग एक भाव है, एक भावना है, अनुराग की भावना, प्रेम की भावना। तो अनुराग क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेष्य है। इससे हम विशेषण बनाएँगे अनुरागी, ठीक है? तो किसी व्यक्ति की विशेषता बताने का काम करेगा अनुरागी व्यक्ति, ठीक है? या अनुरागी कवि या अनुरागी संत, ठीक है? भावना ये विशेष्य हो जाएगा और भावना से जब विशेषण बनाएँगे तो वो भावुक हो जाएगा। कृपा से कृपालु हो जाएगा। ऐसे ही क्रिया से अगर हम विशेषण बनाएँगे तो यहाँ पे देखेंगे खेलना क्रिया है और खेलना से जो विशेषण बनेगा वो बन जाएगा खिलाड़ी, यानी खेलने वाला। भागना से भगोड़ा बन जाएगा, समझना से समझदार बन जाएगा, पठ से बन जाएगा पठित और कमाना से बन जाएगा कमाऊ और हँसना से बन जाएगा हँसूड़, ठीक है? इसमें ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न करने वाला एक अध्याय है। जब भी हम ये देखते हैं विशेष्य से विशेषण बनाते हैं तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। और मेनली आरओ के मामले में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो 2 टॉपिक्स में होती है। पहला क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो याद करने की है। और यहाँ पर जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि किसी शब्द से जो विशेषण दे रखा है उससे बना हुआ
तो आपको लगेगा ये इसका विशेषण है, लेकिन वास्तव में वो उसका विशेषण नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर इसका कोई एक सूत्र नहीं है जिसकी मदद से आपको ये बताया जा सके कि इस तरीके से आप कर देंगे तो विशेषण बन जाएगा। हालाँकि आपको किताबों में इसके नियम देखने को मिलते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है जानबूझ करके। क्योंकि उन नियमों का मुझे या मेरे व्यक्तिगत जितना भी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं दिखता है, क्योंकि वो कितनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो इसमें मेनली ये एक तरीके से काम किया जा सकता है थोड़ा सोच करके, और वो काम ये है कि इन शब्दों पर थोड़ा-सा गौर करिए। खेलना क्रिया हो गई, या इसको हम क्रिया से विशेषण बनाने की जो भी प्रोसेस है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो जैसे खेलना है, तो खेलना एक क्रिया हो गई और इससे विशेषण बना खिलाड़ी। तो जब भी विशेषण की बात आप करें, जब भी किसी विशेषण की बात करें तो उससे आप किसी व्यक्ति को जोड़ दें, कनेक्ट कर दें किसी भी व्यक्ति को। खेलना काम हो गया और खेलता कौन है? कोई भी व्यक्ति, और जो खेलेगा वो हो जाएगा खिलाड़ी। भागना क्रिया हो गई और भागेगा कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर। भागना क्रिया है, भागना से भगोड़ा बन गया तो भगोड़ा किसी व्यक्ति को कह सकते हैं। समझना, ये एक अंडरस्टैंडिंग, समझना एक क्रिया हो गई और समझना से जो विशेषण बनेगा वो समझदार बनेगा, समझदार कोई भी व्यक्ति होगा। पठ क्रिया हो गई और पठ से हमारा जो विशेषण बनेगा वो पठित बनेगा। पठित मतलब पढ़ा हुआ, जो पढ़ा जा चुका है। कमाना एक क्रिया हो गई और कमाना से अगर हम विशेषण बनाएंगे तो कमाऊ, कमाऊ कोई भी व्यक्ति होगा। हंसना एक क्रिया हो गई और हंसना से जब भी आप विशेषण बनाएंगे तो हंसोड़, हंसोड़ उस शब्द उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा जो बहुत ज्यादा हंसता है, तो वो हंसोड़ हो गया। तो इसको आप किसी भी, जैसे भी आप विशेषण बनाएं, विशेष से विशेषण बनाएं, क्रिया से विशेषण बनाएं, तो आप उसको सीधे तौर पे आप किसी व्यक्ति से जोड़ दें, मतलब सिचुएशन के आधार पर। ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज व्यक्ति से ही जोड़ी जाएगी, लेकिन वो चीज वस्तु से भी जोड़ी जा सकती है और वो चीज किसी भी स्थान से जोड़ी जा सकती है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात की है। इससे अगली क्लास में हम शब्दों के ऊपर जाएंगे, यानी विशेष्य और विशेषण, किस विशेष्य से कौन सा विशेषण बनेगा, उन सभी चीजों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।